चलिए, जय हिंद साथियों। जय हिंद मित्रों। हम इतिहास को पढ़ रहे हैं और इसके पहले हमने इतिहास का एक इंडेक्स बनाने की कोशिश की है, जिसमें हमने प्राचीन भारत के इंडेक्स को बनाया था, ना हमने प्राचीन भारत के बारे में पढ़ा था। आज हम किसको बनाते हैं? आज हम मध्यकालीन भारत को समझते हैं कि मध्यकालीन भारत में हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं और क्या हमारा वो सीक्वेंस होना चाहिए जिस सीक्वेंस से हम मध्यकालीन भारत को आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत। देखिए, मध्यकालीन भारत जो है ना, मध्यकालीन भारत अपने आप में एक ऐसा समय है जिसमें पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये समय मतलब कौन सा समय है एग्जैक्टली कि कहाँ से कहाँ तक का इतिहास जो है वो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास कहलाता है। तो अगर आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वो हमारा, हमने पढ़ा था प्राचीन भारत में कि हर्षवर्धन एक राजा है और राजा हर्षवर्धन के समय पे हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जा रहा था। उसके बाद से लेके हर्षवर्धन से लेकर के जो हमारे विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें देखिए पहले भी विदेशी आक्रमण हो चुके हैं, है ना। पहले भी जब हम प्राचीन भारत पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा हुआ था कि देखिए विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, जिसमें USPK, यहाँ देखिए USPK यानी कि यूनानी शब्द पहला और कुषाण आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो विदेशी आक्रमण की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे विदेशी आक्रमण में मैं बात कर रहा हूँ अरब आक्रमण की। बेसिकली अरब आक्रमण का क्या मतलब है कि पहली बार मुस्लिम आक्रमण हो रहा है भारत में। अभी तक मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ है, यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण पहली बार हो रहा है, अरब देश के थ्रू हो रहा है। तो हर्षवर्धन के समाप्त होने से लेकर के अरब आक्रमण के शुरू होने तक कि ये जो बीच का एक समय अंतराल आप देख रहे हैं, ये पूरा जो समय का हमने एक समय रेखा बनाने की कोशिश की है, तो आप देखेंगे कि इस समय के पे ना बहुत सारी घटनाएं जो हैं उसके बारे में इतिहास नहीं मिलता, मतलब इतिहास में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। हर्षवर्धन के बारे में भी बहुत ज़्यादा सीमित चीज़ें मिलती हैं हमको। अब जब इतिहास में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो यहाँ अंधेरा छाया हुआ है, इसीलिए ये समय कहलाता है अंधकार युग। 100-150 साल का समय है या 40-50 साल का, देखिए अलग अलग इतिहासकार यहाँ अलग अलग बातें करते हैं। कुछ बोलते हैं कि ये समय बहुत लंबा है ना। मतलब कुछ ये कहते हैं कि हमें लगभग 1000 जो हमारा AD है, 1000 AD है ना, ईस्वी, वहाँ से लेकर के ये 712 में अरब आक्रमण होगा, 712 ईस्वी। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ 700 साल का इतिहास नहीं है, फिर कुछ कहते हैं कि 500 साल का नहीं है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, कुछ 700 का कहते हैं, कुछ 500 का कहते हैं। एट द एंड यहाँ पे चीज़ें ये भी देखने को मिलती है कि कुछ तो ये बोलेंगे कि सिर्फ 50 साल का इतिहास नहीं है। तो जो भी समय है, हमें समय पर ध्यान नहीं देना है। ये जो पूरा समय है ये कौन सा युग कहलाएगा? अंधकार युग। मतलब प्राचीन भारत के खत्म होने, है ना, इसको अगर हम देखें तो प्राचीन भारत के समाप्त होने, ठीक है, और यहाँ से लेकर के मध्यकालीन भारत के शुरू होने, मध्यकालीन भारत के प्रारंभ होने के बीच का जो समय है, ये वाला पूरा समय, ये कौन सा युग है? ये अंधकार युग है। कौन सा युग है? डार्क युग को क्या बोलना चाहिए, जो भी कहना चाहिए, मतलब ये डार्क एरा युग को इंग्लिश में बोलेंगे एरा। अब ये डार्क एरा इसलिए नहीं है कि यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ। डार्क एरा इसीलिए है, अब वो शक्तिमान वाला अंधेरा वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तुम लोगों के टाइम पे तो शक्तिमान नहीं होता था, हम लोग छोटे छोटे थे तो शक्तिमान आता था। अभी भी यूट्यूब वगैरह पे आप देख रहे हो तो उसमें एक विलेन होता था किलविश, तो ऐसा अंधेरा कायम रहे, उसका ये एक स्टाइल होता था, अंधेरा कायम रहे। ये वो वाला अंधकार नहीं है, ये अंधकार युग इसीलिए है क्योंकि इसकी हमें जानकारी नहीं है, हमें अंधेरे में रखा। वो कहते हैं ना, तुमने मुझे अंधेरे में रखा अभी तक, वो वाला अंधकार है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो आप देखेंगे इसको, प्राचीन भारत के समाप्त होने से लेकर के मध्यकालीन भारत के प्रारंभ होने तक का जो पूरा समय है, ये डार्क हिस्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? अंधकार युग कहलाता है। ठीक है,
और इसके पहले की चीज़ें तो हम पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने देखा था, है ना, हर्षवर्धन तक हमारा प्राचीन भारत चल रहा है पूरा का पूरा। और उसके आगे अब ये वाला क्या कहलाएगा, ये डार्क हिस्ट्री कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्यकालीन भारत में हमें पढ़ना क्या क्या है। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत को किताबों में जिस तरीके से दिया है और जिस तरीके से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है, तो मैंने थोड़ा आसान इसको बनाया है। आप इसको क्या करिए, जैसे कि आप चीज़ों को जितना तोड़ेंगे ना, चीज़ें उतनी सरल होती जाती हैं। तो इसको ना वाकई कुछ हिस्सों में तोड़ के पढ़ना चाहिए, जिसमें से कुछ हिस्से जो हैं वो बड़े हैं, कुछ हिस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, है ना। देखिए इसको बेसिकली 5 हिस्सों में तोड़ के पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहला हिस्सा क्या होना चाहिए, सबसे पहला हिस्सा होना चाहिए जो बाह्य आक्रमण है, जो बाहर से लोग भारत में आक्रमण कर रहे हैं, केवल उनके बारे में पढ़ना। बाह्य आक्रमण जैसे कौन कौन आएगा बाहर से, बाहर से सबसे पहले आएगा मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि अरबी लोग आएंगे, अरब से लोग आएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा आक्रमण होगा वो होगा महमूद गजनवी, यानी कि तुर्क से लोग आ रहे हैं, तो तुर्की लोग आ रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा आक्रमण होगा वो होगा मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद महमूद, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, वो लगभग अलग अलग इतिहासकार कई जगह मोहम्मद गौरी, महमूद गौरी, वो सब लगभग भाषाओं के अंतर के कारण शब्दों का अंतर है। और ये गौर है, इसकी जाति कौन सी है, गौर। ठीक है, तो पहला जो हमारा पोर्शन हो जाता है ना पढ़ने का, वो हमारा जो मध्यकालीन भारत में पहला टॉपिक है वो है बाह्य आक्रमण, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जिसमें पहले कौन आया, कासिम आया, है ना, हम पढ़ते हैं ना, मीर कासिम आया 712 ईस्वी में, तो वो एक हमें मिलेगा। फिर गजनवी, गजनवी तो आपने सुना होगा, स्कूलों में जो हम किताब पढ़ते थे उसमें भी था कि गजनवी आता था, लूटता था, सोमनाथ के मंदिर पे भी आक्रमण किए, बहुत सारे आक्रमण किए। फिर गौरी के बारे में हमने पढ़ना है, ये आक्रमण करते थे। देखिए अब मैं हिस्सों में तोड़ क्यों रहा हूँ चीज़ों को, मेरा जो हिस्सों में तोड़ने का फ़र्क है वो इसीलिए है क्योंकि जब आप इनको पढ़ेंगे ना, ये बाह्य आक्रमण वालों को, तो ये केवल भारत में आ रहे हैं, दो ही उद्देश्य हैं इनके, लूटना प्लस धर्म का प्रचार। और कौन से धर्म का प्रचार, जिस धर्म से ये जुड़े हुए हैं, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार। इनको एक टॉपिक में पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ज़्यादा फैक्ट्स इनके नहीं हैं, है ना, पर महत्वपूर्ण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखनी है, वो है, आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे क्या परिवर्तन आ रहा है, दिल्ली सल्तनत में परिवर्तन आ रहा है कि ये लोग बस जाने के लिए भारत आए हैं। बस जाने के लिए कि मतलब अभी यहीं रहेंगे, यहीं रह के अपनी, क्योंकि अधिकतर लोगों का इनमें जो जन्म है वो भी बाहर से, जो बाहर से आक्रमण करने भारत आया, तो अब वो यहाँ यहाँ रोका, उसकी अगली पीढ़ी तो यहीं जन्मी है ना, तो इसीलिए भारत इनको अच्छा लगता है और ये दिल्ली में बस जाएंगे, भारत में बस जाएंगे। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। अगर आप दिल्ली सल्तनत को अलग से एक टॉपिक की तरह देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कैसे बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत इसीलिए बड़ा टॉपिक हो जाता है क्योंकि दिल्ली सल्तनत में ही आपको, जब आप इसके अंदर जाएंगे, डिटेल करेंगे, तो आपको 5 वंश यहाँ मिलेंगे। कितने वंश मिलेंगे, 5 वंश। इसकी ट्रिक मैंने GKTSL ऑफलाइन क्लासेस में कई बार बताई है, मेरे जहाँ जहाँ मैं पढ़ाया हूँ, GKTSL, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सा वंश मिलेगा, एक मिलेगा आपको गुलाम वंश, एक मिलेगा आपको खिलजी वंश, एक मिलेगा आपको तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक, हिंदी में ही लिख देते हैं इसको, तुगलक वंश। एक आपको मिलेगा कौन सा, सैयद वंश। और एक वंश आपको मिलेगा लोधी वंश।
कितने वंश? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद। अभी ये इंग्लिश हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है, आप हिंदी से काम चला लीजिए। और लोधी। इतने 5 वंश जो हैं हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बड़ा टॉपिक है, इसीलिए इसको आप दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण टॉपिक रखिए। कौन सा नंबर पे? दूसरे नंबर का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है हमारा? दिल्ली सल्तनत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? जैसे ही दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है, भारत में एक नया साम्राज्य आ जाता है जिसे आप कहते हैं मुगल वंश या मुगल साम्राज्य, है ना। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। कहाँ से? मुगल वंश या मुगल साम्राज्य से, ठीक है। मुगल वंश या मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी। बाबर से शुरू होती है ये, और ये जाकर खत्म होगी इब्राहिम लोदी पर। बाबर से खत्म होगी और बहादुर शाह जफ़र पर जाकर ये खत्म होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने कहा कि इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत से आते हैं, तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर मिडीवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो मुग़ल से आएंगे या दिल्ली सल्तनत से आएंगे। ज़्यादा संभावना यहाँ से आने की, है ना, या तो मुग़ल से आएंगे या दिल्ली सल्तनत से आएंगे, ठीक है। कहीं कहीं कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं वो कासिम गजनवी के बारे में कई बार पूछ लेता है, कुछ जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं, पर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो दिल्ली सल्तनत है और मुग़ल है, ठीक है। ये 3 स्टार जहाँ जहाँ लगे, तो मुग़ल और दिल्ली सल्तनत हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो मुग़ल के जैसे ही ख़त्म हो रहा है, तो मुग़ल के ख़त्म होते ही भारत में क्या हो रहा है? भारत में मुग़ल तो चलेगा, और मुग़ल के ख़त्म होने के साथ भारत में जैसे जैसे मुग़ल ख़त्म होगा, समानांतर में बहुत सारी गतिविधियाँ भारत में चलेगी, और आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि विदेशी कंपनियाँ आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। तो मुग़ल के साथ साथ, यानी मुग़ल चल ही रहा है, तो मुग़ल के साथ और क्या होगा? मुग़ल के ही साथ मराठों का उदय हो जाएगा, यानी कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज और बहुत सारे पेशवा। तो मराठों के बारे में बहुत सारी बातें हमें मध्यकालीन में पढ़नी होती है, ठीक है। तो मुग़ल भी हैं, मराठे भी हैं, है ना। और यहाँ पे 2 वंश और हमें देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी थोड़ा सा इतिहास में हमें घुसना पड़ता है, जहाँ हमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना होता है और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना होता है। अब विजयनगर और बहमनी जो है, इनकी स्थापना दिल्ली सल्तनत के साथ ही हो जाती है। तो आप दिल्ली सल्तनत और मुग़ल के बीच का साम्राज्य है, यानी कि मुग़ल के टाइम पे भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि मुग़ल के टाइम पे दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो जाएगा, नहीं नहीं। जब आप इतिहास में थोड़ा अंदर डीप जाके पढ़ते हैं ना, तो आपको एक फैक्ट मिलता है कि बाबर भी तारीफ़ कर रहा है वहाँ के किसी वंश की। तो निश्चित तौर पे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल उत्तर भारत में साथ में चल रहे हैं, और विजयनगर और बहमनी दक्षिण भारत में साथ चल रहे हैं। थोड़ा सा जैसे दिल्ली सल्तनत ख़त्म होगा, विजयनगर बहमनी का प्रभाव कम होगा, मुग़लों का प्रभाव कम होगा, तब मराठे निकल कर आएंगे और मराठों का उदय होगा, जो आपके इतिहास में एक तीसरा चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मराठों के बारे में पढ़ना है। और थोड़ी सी बातें यहाँ पर देखिए, अब अंग्रेज आ रहे हैं, धीरे धीरे विदेशी कंपनियों आना शुरू हो गई हैं, तो थोड़ी सी बातें यहाँ अंग्रेज़ों के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में और सिखों के बारे में, गुरु नानक यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिख संप्रदाय, सिख धर्म, थोड़ी सी बातें यहाँ सिख के बारे में पढ़नी है, मतलब सिख थोड़े से, और विदेशी जो यात्री हैं वो थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, है ना। जैसे कि आप याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि जहांगीर के टाइम पे आपका कौन आया था 1608 में? हॉकिंस आया था, विलियम फिंच आया था, सर टॉमस रो आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। वो सारी चीज़ें याद रखनी है। और एक जो साहित्य का पोर्शन है, प्राचीन भारत में वो चीज़ हमने ऐड नहीं की थी, तो प्राचीन भारत में भी आप यहाँ पे साहित्य, साहित्य मतलब बुक्स, तो बुक्स जो हैं वो यहाँ पे भी हमें ऐड करना है।
बोस जो हैं वो हमारे यहाँ पर भी काम किए, ठीक है। चलिए, हाँ, ठीक है। साहित्य, साहित्य इम्पॉर्टेंट है। साहित्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साहित्य से क्वेश्चन आते हैं। विदेशी यात्री इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साहित्य का मतलब है, जब मैं साहित्य शब्द लिख दे रहा हूँ ना, तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी मैंने साहित्य शब्द लिख दिया कि किताबें, राइटर, कौन सी बुक किसने लिखी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं राइटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ। तो मध्यकालीन भारत में हमें इस सीक्वेंस से चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक है। सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा? सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले हमें बाह्य आक्रमण के बारे में पढ़ना होता है। जो बाहर से आक्रमण हो रहे हैं उसके बारे में हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं। जब बाह्य आक्रमण के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। बाह्य आक्रमण में हमें कासिम, है ना, गजनवी, तुर्कियों के बारे में पढ़ना है। फिर हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हमें गुलाम वंश पढ़ना है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, ये 5 वंश आएंगे एक के बाद एक। तुगलक वंश आएंगे, सैयद वंश आएंगे, लोधी वंश आएंगे, है ना। तुगलक वंश ही वो समय है जहाँ पे तुगलकों के टाइम पे विजयनगर और बहमनी की स्थापना हो रही है, ठीक है। और कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आते हैं इसके बीच में, जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे, है ना। लोधी वंश का ही एक राजा है जिसको हराएगा बाबर, और मुगल वंश की स्थापना कर देगा बाबर, ठीक है। गुलाम वंश जो है ये मोहम्मद गौरी का ही एक सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जैसे आप इसमें डिटेल जाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मुग़ल वंश की बात हम करते हैं। मुग़ल वंश में बाबर से शुरू होता है, बहुत सारे राजा आएंगे। उसके बाद विजयनगर के बारे में हमें पढ़ना होता है ना। विजयनगर में भी 4 वंश हमको देखने को मिलते हैं। बहमनी साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। विजयनगर में अगर आप देखेंगे तो विजयनगर में आपको 4 वंश पढ़ना पड़ेंगे। कौन कौन से? विजयनगर की जो ट्रिक है वो हमने बनाई थी SSTA, सस्ता। सस्ता का क्या मतलब है कि 4 वंश हमें यहाँ मिलेंगे। संगम वंश, सालुव वंश, टी, तुलुव वंश और अराविडो वंश। तो 4 वंश हमको यहाँ भी देखने को मिलते हैं, संगम, सालुव, तुलुव, अराविडो। तो विजयनगर के बारे में पढ़ना है। फिर बहमनी साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है ना, बहमनी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, पूरा। फिर आप देखेंगे मराठों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मराठों के साथ थोड़ा सा सिखों के बारे में, थोड़ा सा विदेशी यात्रियों के बारे में, और थोड़ा सा साहित्य के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली किस में पढ़नी होती है? मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़नी होती हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस से यदि हम चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।